हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर इनकम टैक्स के एक नए वीडियो के साथ। पिछला 2 वीडियो हमने पेपर 1 इनकम टैक्स के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड्स कर दिया है। वीडियो 1 में हम लोगों ने इनकम टैक्स का जो चैप्टर था 3 टॉपिक कवर किया, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और एग्रीकल्चर इनकम। वीडियो 2 में मैंने कवर किया 2 चैप्टर, रेसिडेंशियल स्टेटस और एग्जेम्प्टेड इनकम्स, और यही हम लोग का यूनिट 1 खत्म। आज हम लोग यूनिट 2 में काम करने जा रहे हैं और यहीं से इनकम टैक्स का एक मेन टॉपिक शुरू होने जा रहा है, हेड्स ऑफ इनकम। पूरे इनकम टैक्स की स्टडी की बात करूं तो इनकम टैक्स की स्टडी में सबसे मेन कंटेंट हेड्स ऑफ इनकम है। जितने भी इनकम्स है ना, उन इनकम्स की 5 कैटेगरीज हैं जिसको हम इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। फर्स्ट हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरीज, जिस पे आज हम वीडियोस लेके आ रहे हैं। सेकंड हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ, कैपिटल गेन। और फिफ्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड्स जो हैं वो सबसे मेन कंटेंट्स हैं आपके इनकम टैक्स में, और ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये कवर करता है यूनिट 2। फिर पेपर 2 के यूनिट 1 में कैपिटल गेन, अदर सोर्स और कॉम्पुटेशंस, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कवर करता है। आइए आज हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या है। पढ़िए बीकॉम सीबीसीएस, आप देखिए सीबीसीएस, और इस बार अगर आप देखिए तो क्या है, इनकम टैक्स है और पेपर 1 है और पार्ट सी, यानी 2 वीडियोस ऑलरेडी पहले आ चुके हैं हम लोग के, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, ये इनकम टैक्स है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट हेड्स ऑफ इनकम है। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा जिससे कि मेरा काम आसान हो पाए। हेड्स नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड्स में कौन सी इनकम आएगी? वह इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में हो, यानी एम्प्लॉय पा रहा हो और उसका मालिक एम्प्लॉयर दे रहा हो। यानी कोई भी इनकम जो एम्प्लॉय पा रहा है और उसका मालिक एम्प्लॉयर दे रहा है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में है। मान लीजिए मिस्टर एक्स एम्प्लॉय हैं रेलवे के, तो मिस्टर एक्स एम्प्लॉय हो गए और रेलवे एम्प्लॉयर हो गया। मिस्टर एक्स जितना रेलवे से पाएंगे, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरीज हो, फैसिलिटीज वगैरह, वो सब इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट होगा। एंड इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन सी इनकम आती है? वो सारी इनकम जो एक एम्प्लॉय पा रहा है और उसका मालिक एम्प्लॉयर दे रहा है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है। यहां हम लोग जो टर्म्स यूज करते हैं, सैलरीज, SALARIES, ये बहुत वाइड टर्म्स है। सैलरीज, व्हाट इंक्लूड्स इन सैलरीज? सैलरी बहुत वाइड टर्म्स है, इसमें 4 चीजें आती हैं। पहला खुद सैलरी, SALARY, जो अंडर सेक्शन 17(1) में है, फिर अलाउंसेस, फिर परक्यूजाइज्ड, फिर प्रॉफिट्स इन द ल्यू ऑफ सैलरी। यानी अगर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी पे 4 कंटेंट्स हैं, खुद सैलरी, SALARY, अलाउंसेस, परक्यूजाइज्ड और प्रॉफिट्स इन द ल्यू ऑफ सैलरी। जो सैलरी है उसमें मॉनेटरी टर्म्स मैक्सिमम है। अलाउंसेस, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो उसके बदले में वो पेमेंट्स करता है। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मकान रहने को नहीं दिया तो उसके बदले में हाउस रेंट अलाउंस देगा। तीसरा, परक्यूजाइज, जहां फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय को मकान दिया है, गैस, बिजली, पानी, आने जाने के लिए बस फैसिलिटीज, ये सब मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब परक्यूजाइज में आता है, ठीक है। प्रॉफिट्स इन द ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के अलग जो उसको मिलता है कंपनसेशन वगैरह, वो सब उसमें आता है। आइए अब यहां बढ़ते हैं हम और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या क्वेश्चन है, देखिए आप, कि सैलरी इज डिफाइंड। सैलरी को हम अंडर सेक्शन 17(1) में डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए क्या है, फॉलो करिएगा। क्वेश्चन 2 है हमारा, इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन। इनकम फ्रॉम सैलरी को सेक्शन 15, 16 और 17 में एक्सप्लेन किया गया है, यानी 15, 16, 17 सेक्शन जो है वो सैलरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पढ़ी जरा के आप। 3 में क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप आर इसेंशियल इन ऑर्डर टू टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरी। बता चुका हूं आपको, इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन सी इनकम आएगी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन में होगा। पढ़िए पहला, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशन, देखिए पहला यही हो गया, यानी वो सारी इनकम जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में है, एम्प्लॉय पा रहा है और एम्प्लॉयर दे रहा है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा।
क्वेश्चन 4, टैक्स फ्री सैलरी रिसीव बाय द एम्प्लॉय मीन्स, जो टर्म्स है ना टैक्स फ्री सैलरी, ये क्या होता है जान लीजिए। हम किसी बिजनेस में हम एम्प्लॉय हैं, सैलरी पा रहे हैं, टैक्स देंगे। जब खुद एम्प्लॉय अपने इनकम पे टैक्स देगा तो वहां पे टैक्स एम्प्लॉय की ओर से पे किया जा रहा है। लेकिन आपका एम्प्लॉयर कहता है भाई डोंट वरी, हम तुम्हारे इनकम सैलरी पे टैक्स दे देंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी पे टैक्स दे दे रहा है, आप नहीं पे कर रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड टैक्स फ्री सैलरी, क्योंकि आपको जो सैलरी मिल रही है उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, आपका एम्प्लॉयर टैक्स पे कर चुका है। पढ़ी कह रहा है टैक्स फ्री सैलरी रिसीव बाय द एम्प्लॉय मीन्स टैक्स विल बी पेड बाय एम्प्लॉय, नो टैक्स विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये सेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। एरिया ऑफ सैलरी क्या है? जब आपका एम्प्लॉयर कुछ सैलरी में रिवीजन करता है और वो रिवीजन आपका बैक डेट से जाता है, तो वहां आपको कुछ बकाया सैलरी मिलती है, अरियर्स ऑफ सैलरी, और ये सैलरी टैक्सेबल होती है, ये एग्जेम्प्ट नहीं होती है। ये क्या हो जाता है? आपका टैक्सेबल हो जाता है। आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी। आइए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा जो मॉनेटरी पेमेंट्स करता हो, अलाउंसेस होता है। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सुविधाएं नहीं दे पाता है तो वो अपने एम्प्लॉय से कहता है भाई हम तुमको ये सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तुम इसके बदले हमसे पैसा लो। और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मकान रहने को नहीं दिया तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहेगा यार देखो मकान मेरे पास नहीं है, हम तुमको मकान नहीं दे पा रहे हैं, तुम उसके लिए हमसे पर मंथ पैसा ले लो। दैट इज कॉल्ड अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अलाउंसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सैलरी रिसीव बाय द मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फॉर्म। पढ़ चुके हैं आप। एक एग्रीकल्चर फॉर्म हाउस जहां हम अपने एग्रीकल्चर्स को ऑपरेट्स करते हैं, वह एग्रीकल्चर फॉर्म जहां हम सीड्स, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स रखते हैं, वहां जो मैनेजर रखते हैं, जो फॉर्म हाउस को मैनेज करता है, उसको जो सैलरी मिलती है वो उसके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी हेड्स में जाएगा और वो सैलरी की इनकम मानी जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जरा ध्यान से देखिए आप क्या कह रहा है 8 के बारे में, पढ़ते हैं। आइए, सैलरी रिसीव बाय द पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड्स। एक पार्टनर एक फॉर्म में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है तो पार्टनर्स को उसके कैपिटल प्रॉफिट तो मिलेगा। जो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है फॉर्म में उसके लिए वो सैलरी पाएगा। और पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। पार्टनर को मिलने वाला सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा, वह उसको बिजनेस उस फॉर्म से मिल रहा है, वो उसके लिए बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में होगा, ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज पार्टनर इज नॉट एम्प्लॉय, देयर इज नो रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। दैट्स व्हाई सच अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एडवांस सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इज टैक्सेबल इन द ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर में 12 महीने काम किए बट आपने 2 महीने का सैलरी नेक्स्ट ईयर का भी उसी साल ले लिया, यानी प्रीवियस ईयर में आपने 14 महीने की सैलरी ले ली, 12 उस ईयर की और 2 आगे, तो एडवांस सैलरी कब टैक्सेबल होगा? जिस ईयर वो रिसिप्ट हुआ होगा उसी ईयर टैक्सेबल हो जाएगा। तो आइए देखिए, ऑफ रिसिप्ट यही आंसर हो जाएगा। जैसे एडवांस सैलरी आपको मिलेगी वो उसी ईयर में, जिस ईयर में मिली है उस ईयर में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस होता है। फुली टैक्सेबल नहीं है, फुली एग्जेम्प्ट नहीं है, पार्टली टैक्सेबल है। एचआरए इज पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस। इफ एसएससी इज लिविंग इन हिज ओन हाउस एंड गेटिंग एचआरए, यानी अगर एसएससी अपने ही घर में रह के हाउस रेंट अलाउंस ले रहा है तो उसका एचआरए फुली टैक्सेबल होगा, कोई एचआरए का उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इनमें क्या एग्जेम्प्ट है? मेडिकल अलाउंस, फॉरेन अलाउंस। फॉरेन अलाउंस एग्जेम्प्ट अलाउंस में आता है। ठीक है। नेक्स्ट 13, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रेन। अब आइए, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए स्कूल की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता है और न तो किसी और स्कूल से वो टाई अप करता है, तो अपने एम्प्लॉय से कहता है यार पर मंथ हम तुमको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहे हैं, तुम बच्चों को पढ़वा लो।
उसमें क्या एग्जेम्प्ट है? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है 2 बच्चों के लिए। तो कितना एग्जेम्प्ट है यहां पर देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन की बात कर रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। अगर 3 बच्चे आपके हैं, भले 3 बच्चों का अलाउंस मिलेगा, बट एग्जेम्प्ट सिर्फ 2 का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस तिगुना, याद कर लीजिए 100 रुपए एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्ट है, तो हॉस्टल अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट है? 300 रुपए एग्जेम्प्ट है, ये भी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए है। क्वेश्चन 15, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन। जब हम लोग सैलरी में ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे तो उस सैलरी में से डिडक्शंस मिलता है अंडर सेक्शन 16। उसमें पहला स्टैंडर्ड डिडक्शंस, दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, और ये इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) में मिलता है। किस सेक्शन में? 16(2) में मिलता है। आगे 16, बोनस पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर प्रीवियस ईयर में फीस, बोनस, कमीशन दिया है तो वो फुली टैक्सेबल होता है, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। क्वेश्चन 16, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कम्स इनटू फोर्स। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है। क्या है? 1972 है, ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 18, मैक्सिमम एग्जेम्प्ट लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सुन लीजिएगा, ग्रेच्युटी क्या है? जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है, जो दोनों में पहले होता है, तो उसको ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर अपने तरफ से अमाउंट पे करता है। वो कहता है यार एम्प्लॉय ने पूरा लाइफ मुझे दे दिया 60 ईयर तक, मैंने इसको क्या दिया? सैलरी उसे काम करने के बदले में दिया, मैंने अपने तरफ से क्या दिया? तो एम्प्लॉयर अपने तरफ से जो अमाउंट एम्प्लॉय को पे करता है रिटायरमेंट या डेथ विच इज अर्लियर, वो ग्रेच्युटी होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला ग्रेच्युटी पूरा एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला ग्रेच्युटी मैक्सिमम 20 लाख तक एग्जेम्प्ट है। यानी यहां पे क्या आंसर होगा? मैक्सिमम। पर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूछा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूछा है, और यहां मैक्सिमम 20 लाख तक क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। 19 नंबर, इन इनकम टैक्स रेगुलर पेंशन इज टैक्सेबल। जब एक एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो जैसे वो हर महीने सर्विस पीरियड में सैलरी पाता था, वैसे वो रिटायरमेंट के बाद हर महीने में पेंशन पाएगा, और पेंशन जो मंथली पाएगा वो दैट इज फुली टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, वो दोनों केस में फुली टैक्सेबल। पढ़िए, एन इनकम टैक्स रेगुलर पेंशन इज टैक्सेबल फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्वेश्चन 20, ग्रेच्युटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जेम्प्ट। यही बताया हूं आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला ग्रेच्युटी फुली एग्जेम्प्ट होता है। 21, फॉरेन अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। 22, पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड। एक एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद हर मंथ उसको पेंशन मिलता है, ये पेंशन एम्प्लॉय पा रहा है और उसका एम्प्लॉयर दे रहा है। तो जो पैसा एम्प्लॉय पा रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही आएगा। लेकिन यही एक पॉइंट बता दूं, एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगा, तब वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वाइफ एम्प्लॉय नहीं है, तब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। फैमिली पेंशन आगे टर्म्स आने वाला है, बात करेंगे यहां पे। 23, सैलरी रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल। बताया था ना, एमपी, एमएलए, एमएलसी जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं, जो जीत के जाते हैं, उन लोगों को सैलरी मिलती है पर मंथ। एमपी, एमएलए, एमएलसी एम्प्लॉय नहीं होते हैं, इसलिए इनको मिलने वाली सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा, उनको मिलने वाला सैलरी कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। यानी यहां हमारा ऑप्शन क्या होगा? अदर सोर्स में जाएगा। अभी आप कहेंगे सर एक सैलरी आप वहां ले जा रहे हैं, भाई बस शुरू में कह दिया इनकम फ्रॉम सैलरी में वह इनकम आएगी जहां एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप हो। तो एमपी, एमएलए, एमएलसी के साथ कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं होता है। 24 नंबर, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बैलेंस इज एग्जेम्प्ट अप टू। जो पीएफ बनता है ना, पीएफ 3 तरह का होता है। एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो पीएफ होता है उसका नाम है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर ये पीएफ रजिस्टर्ड हो गया है तो, और जब तक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तब तक उस पीएफ को हम कहते हैं यूपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। 3, एसपीएफ, आरपीएफ, यूपीएफ, याद कर लीजिएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड,
नॉन गवर्नमेंट में आरपीएफ या यूपीएफ, जब पीएफ रजिस्टर्ड हो गया हो इनकम टैक्स कमिश्नर के यहां तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जब तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ तब तक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पूछ रहा है कि बताइए आरपीएफ के बैलेंस पे इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जिम्प्ट होता है कि कितने तक 9.5, तो 9.5 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। 25 फ्री फूड, इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को कैंटीन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इंप्लॉयर एक कैंटीन में जाकर खाना खाता है, 50 रुपए पर मील प्रति भोजन तक एग्जिम्प्ट है। पूछा है बताइए कितना एग्जिम्प्ट है, तो 50 रुपए पर मील तक एग्जिम्प्ट है, और 50 रुपए से ज्यादा खाना खाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट टू इंप्लॉइज अप टू डैश इज नॉट बी ट्रीटेड एज अ परक्विजाइज, इंप्लॉयर अगर अपने इंप्लॉय को कुछ ओकेजन पे गिफ्ट कर रहा है तो 5,000 रुपए तक का गिफ्ट क्या होता है, एग्जिम्प्ट होता है, और 5,000 के ऊपर तक का गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। 27 इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जेम्प्टेड अप टू, इंप्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में किया है वो सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, और सैलरी के 12% के ऊपर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। 28 द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अप्लीकेबल टू, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को देते हैं उस एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शंस मिलता है, लेकिन बस ये गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलता है, नॉन गवर्नमेंट यानी सॉरी एंटरटेनमेंट अलाउंस सबको मिलता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय को, बट किसको डिडक्शंस मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस किसी को मिल सकता है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, लेकिन उसकी छूट किसको मिलेगी, डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलेगा। यानी यहां आंसर में क्या होगा कि डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू ओनली गवर्नमेंट इंप्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम, इसमें कौन सैलरी का इनकम नहीं है, पेंशन है, अनकम्यूटेड पेंशन है, फैमिली पेंशन, यही बताया हूं मैं आपको ना, अगर एक इंप्लॉय की डेथ हो गई और डेथ के बाद उसकी पेंशन उसकी वाइफ को मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, क्योंकि वाइफ इज नॉट इंप्लॉय, वहां पे इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशन नहीं है, तो वो फैमिली पेंशन सैलरी की इनकम नहीं है। तो 30 अब पर्क मींस फैसिलिटीज, इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को जो सुविधाएं देता है, रहने का मकान, गैस, बिजली, पानी, एजुकेशन फैसिलिटीज, मोटर कार, ये सब फैसिलिटीज है। अब पर्क क्या है, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, बस यही आंसर ही हो गया हमको। पर्क मींस फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं। 31 वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने का मकान दिया है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इस केस में उस मकान का वैल्यूएशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यानी यहां पे लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, यानी अगर सरकारी कर्मचारी है और उसको मकान की सुविधा मिली हुई है तो उसका वैल्यूएशन लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही हो जाएगा। 32 कह रहा है कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद अबव 25 लाख 25 लाख पॉपुलेशन, इस बार नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी एम्प्लॉयर ने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मकान की सुविधा दी है और वो मकान 25 लाख से ज्यादा आबादी में है तो वहां पे 15% सैलरी वैल्यूएशन होगा, 15% सैलरी वैल्यूएशन होगा। यही बताओ, सुनिए, अगर पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर होगा तो वैल्यूएशन 15% ऑफ सैलरी, और पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच में होगा तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर पॉपुलेशन 10 लाख के नीचे होगा तो 7.5% सैलरी का वैल्यूएशन होगा। तीनों क्वेश्चन लाइन से आएंगे अभी। 33 पढ़िए, रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन अगर पॉपुलेशन कितना है 10 लाख से कम है, और 10 लाख से कम पॉपुलेशन में 7.5% सैलरी वैल्यूएशन होता है, और अगर 10 से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो 10%। पढ़िए, सेम क्वेश्चन आ गया, 10 से 25 लाख के बीच में है तो सैलरी का 10%, याद कर लीजिएगा। 25 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है तो वैल्यूएशन 15% ऑफ सैलरी, 10 से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी वैल्यूएशन होगा, और अगर 10 लाख के नीचे पॉपुलेशन है जहां मकान दिया गया वहां 7.5% सैलरी का वैल्यूएशन होगा। 35 एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एट डिडक्शंस अंडर 16(2) इज लिस्ट। अब सुनिए, जो इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिला है उस इंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको डिडक्शंस मिलेगा। डिडक्शंस में 3 अमाउंट होता है, पहला एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव मैक्सिमम 5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही डिडक्शंस अलाउएबल होगा। पढ़िए, पहला ये क्या है 5,000, ठीक है, 20% ऑफ बेसिक ठीक है, और एक्चुअल अमाउंट ये, इन तीनों में जो सबसे छोटी अमाउंट लिस्ट लिखा है ना, इन तीनों में जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वही डिडक्शंस अलाउड होगा, यानी इन तीनों, यानी हमारा आंसर क्या होगा ये, इन
ऊपर वाले तीनों में, ऑल इन तीनों में जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वही इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शंस अलाउबल होगा। 36 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट फॉर कितने जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है वो कितने बच्चों की छूट मिलती है? मैक्सिमम 2 की छूट मिलती है। ये आंसर हो गया 2। 37 पेंशन इज डैश डैश अंडर द सैलरी हेड। पेंशन फुली टैक्सेबल है सैलरी में। आई 38 हाउस रेंट अलाउंस, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये हाउस है, हाउस रेंट अलाउंस HRA अंडर द सैलरी हेड इनकम टैक्स इज गिवन बाय 21 सेक्शन में है, अंडर सेक्शन 13A। जो HRA की छूट मिलती है वो किस सेक्शन में है? 13A में है। 39 प्रोविडेंट फंड एक्ट वाज पास इन द ईयर, प्रोविडेंट फंड पास हुआ था 1925 में। 40 डिडक्शंस अलाउड अगेंस्ट ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से कौन सा डिडक्शन है? 3, एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस, दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शंस और तीसरा एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। पढ़िए, इनकम टैक्स नहीं, एजुकेशन टैक्स नहीं, प्रोफेशनल टैक्स, इसी को एम्प्लॉयमेंट टैक्स कहते हैं। यानी सैलरी में से इन तीनों में से इसका डिडक्शंस अलाउ होता है। 41 टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्यूजाइज्ड इन रिस्पेक्ट स्मॉल कार फॉर ऑफिस एंड प्लस। अब सुनिए, अगर इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को मोटर कार की फैसिलिटीज प्रोवाइड की है तो मोटर कार की फैसिलिटीज में देखना होगा कि कार किस यूज के लिए, ओनली ऑफिस, ओनली प्राइवेट या बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट। यहां दोनों यूज के लिए है। जब कार दोनों यूज के लिए हो, कार छोटा हो तो वैल्यूएशन 1800 पर मंथ होता है। ये देखिए, स्मॉल कार है और बोथ यूज है, ऑफिस एंड पर्सनल, इसके लिए 1800 पर मंथ वैल्यूएशन होगा। और अगर बिग कार होगा, ऑफिस और प्राइवेट दोनों यूज के लिए 2400 पर मंथ वैल्यूएशन होगा। वो क्वेश्चन भी आगे आने वाला होगा। टैक्सेबल अमाउंट्स परक्यूजाइज बिग कार दिया है, बिग कार ऑफिस एंड पर्सनल यूज ये 2400 पर मंथ, एंड छोटा कार 1800 पर मंथ और बड़ा कार 2400 पर मंथ वैल्यूएशन होगा। 43 डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इज अलाउड अंडर सेक्शन, जो सैलरी सेक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 60 में मिलता है। 44 परक्यूजाइज मतलब जो इंप्लॉय को फैसिलिटीज देता है वो किस सेक्शन में आता है? 17(2) में आता है, 17(2) में। 45 अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ। अगर आप यूएनओ में इंप्लॉइज हैं, जैसे इंडिया यूएनओ का मेंबर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया यूएनओ का मेंबर है और इंडिया में यूएनओ की ऑफिस है, और आप इंडिया में यूएनओ के ऑफिस में इंप्लॉय हैं और यूएनओ से जो भी अलाउंस मिलता है दैट इज फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस होगा। 46 when an UPF is recognized the balance so transfer is called। अब सुनिए, यहां पे 3 PF है, SPF, RPF, UPF। यूपीएफ एक टाइम पे आरपीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। यूपीएफ तब तक है जब तक वो पीएफ रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। जिस दिन आपका यूपीएफ रजिस्टर्ड हो जाएगा दैट यूपीएफ इज कॉल्ड आरपीएफ, और यूपीएफ का बैलेंस आरपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि यूपीएफ का जो बैलेंस ट्रांसफर होता है उसको हम ट्रांसफर्ड बैलेंस कहते हैं। ये हमारा पहला आंसर है। आइए 47 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज 3 डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन और एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफिट। ये 16(3) में मिलता है, 16(3). 48 विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज फुली एग्जेम्प्ट। कौन इसमें से फुली एग्जेम्प्ट है? सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, प्रोविडेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, ओवर टाइम, ये फॉरेन अलाउंस इज फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस। 49 मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शंस इज अलाउड फॉर ग्रॉस सैलरी। आपकी ग्रॉस सैलरी जोड़ी जाएगी और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस का अलाउड किया जाएगा डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 तक। कितना? ये 50 कितना है? 50,000। यानी स्टैंडर्ड डिडक्शंस मैक्सिमम कितना मिलेगा? 50,000 तक। आगे 50 नंबर When employee gets annual increments of his salary is known। एम्प्लॉय का हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता है और उसको ग्रेड पे स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेड पे स्केल कहते हैं। 51 परक्यूजाइज ऑफ कार इज टैक्सेबल। जो
कार की सुविधा मिलती है, वो स्पेसिफिक परक्यूजाइज जितनी फैसिलिटीज है ना, उन सारे फैसिलिटीज को हम 3 पार्ट से बांटते हैं। पहला टैक्स फ्री परक्यूजाइज, दूसरा जनरल परक्यूजाइज, तीसरा स्पेसिफिक परक्यूजाइज। तो पूछा है कार किस तरह का परक्यूजाइज्ड है, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय, गवर्नमेंट इंप्लॉय, उसको हम स्पेसिफिक इंप्लॉयज, यानी कार की सुविधा सारे कर्मचारियों को नहीं मिलती है, स्पेसिफिक इंप्लॉयज को मिलती है। आगे अंडरग्राउंड अलाउंस एग्जेम्प्ट है 800 रुपए पर मंथ। मतलब अगर कोई इंप्लॉय अंडरग्राउंड काम कर रहा है, माइंस में काम कर रहा है, मान लीजिए कोल माइंस में, तो उसको एक अलग से अलाउंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस वो पाएगा वो उसके सैलरी का हिस्सा है, लेकिन उसमें 800 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। आगे 53 मैक्सिमम डिडक्शंस फॉर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 10(10)(b). ये क्या है? जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को निकाल देता है, जब उसका काम अच्छा नहीं चलता है, उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने एम्प्लॉय से कहता है देखो यार अच्छा समय नहीं है, हम तुमको हटा रहे हैं, हम तुमको रख नहीं पाएंगे, हम छटनी कर रहे हैं। तो उस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंपनसेशन देगा, और वह कंपनसेशन एम्प्लॉय पा रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, और इसमें 5 लाख तक का मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलेगा। खोजिए 5 लाख, ये है कंपनसेशन का मैक्सिमम 5 लाख का एग्जेम्पशन है। 54 मैक्सिमम एग्जेम्पशन फॉर कंपनसेशन रिसीव फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्या है वॉलंटरी रिटायरमेंट? क्या होता है? एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट टाइम के पहले ही अपने एम्प्लॉयर से कह रहा है कि सर अब हम काम नहीं करेंगे, मैं बोर हो गया हूं, वही ऑफिस, वही लोग, वही सारी चीजें, वही रूटीन, मैं अब अपने आप को अलग करना चाहता हूं, मैं रिटायरमेंट के पहले खुद से रिटायरमेंट लेने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, और वह कंपनसेशन मैक्सिमम 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। कितने तक? 5 लाख तक। 55 इफ एम्प्लॉय हैज रिसीव अरियर्स ऑफ सैलरी ही कैन रिलीव। अगर अरियर ऑफ सैलरी मिल रहा है, बकाया सैलरी मिल रहा, तो अंडर सेक्शन 89 में आपको रिलीफ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 56 कंट्रीब्यूशन मेड बाय एनी एसएससी टू विच प्रोविडेंट फंड इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। आप जानते हैं टैक्स प्लानिंग, एम्प्लॉय टैक्स प्लानिंग करता है जिससे कि, यानी एसएससी टैक्स प्लानिंग करता है जिससे कि उसकी टोटल इनकम कम हो जाए। तो जो पीएफ बनता है ना एम्प्लॉय का, उस पीएफ में एम्प्लॉय की सैलरी का एक हिस्सा कटता है, कट के उसमें जाता है, और उसका मालिक एम्प्लॉयर भी उसमें जमा करता है। यानी पीएफ में दोनों लोग पैसा जमा करते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी का एक पार्ट जाता है और एम्प्लॉयर भी अपने पास से जमा करता है। एम्प्लॉय का जो पैसा कट के जमा होता है उसका एक और बेनिफिट्स है कि उसको 80C में डिडक्शंस मिलता है। एसपीएफ का मेंबर है तो मिलेगा, आरपीएफ का मेंबर है तो भी डिडक्शन मिलेगा, पीपीएफ अकाउंट से तो ही मिलेगा। बट अगर यूपीएफ है तो 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा। और देखिए यूपीएफ है, अगर एम्प्लॉय का अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है और उसमें उसका पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसका 80C नहीं मिलेगा। 57 द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शंस एज एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट, यानी मैक्सिमम एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट 5000 से ज्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 5000। 58 सैलरी इंक्लूड, सैलरी में क्या शामिल है? वेजेस भी है, पेंशन भी है, कमीशन सब है, सैलरी में सब शामिल है। ध्यान दीजिएगा, मैं कहा हूं सैलरी बहुत वाइड अमाउंट है, जितनी चीजें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है वो सब सैलरी में आता है। अलाउंसेस भी सैलरी का पार्ट है, परक्यूजाइज भी सैलरी का पार्ट है, पेंशन भी, ग्रेचुटी भी, ठीक है ना, डीए भी, एचआरए भी, सब सैलरी का पार्ट है। फिर सैलरी इंक्लूड, फिर एक क्वेश्चन आ गया, कैश रिसीप्ट है, परक्यूजाइज्ड है, प्रॉफिट, हाँ भी सब सैलरी का पार्ट है। 60 इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू विच प्रोविडेंट फंड इज नॉट एग्जेम्प्ट इन फुल। जो पीएफ बनता है ना, उस पीएफ में एनुअली इंटरेस्ट भी मिलता है, जो पीएफ में पैसा जमा हो रहा है उस पे एनुअली इंटरेस्ट से मिलता है, और वह इंटरेस्ट टैक्सेबल भी होता है, एग्जेम्प्ट भी होता है। किसमें वो फुली एग्जेम्प्ट नहीं है? आरपीएफ में। आरपीएफ में सिर्फ 9.5 तक ही एग्जेम्प्ट है। तो ये देखिए आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो पूरा एग्जेम्प्ट नहीं है, एसपीएफ में, यूपीएफ में, पीपीएफ में वो पूरा एग्जेम्प्ट है। 61 वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इन सिटी वेयर पॉपुलेशन 12 लाख। 10 से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन होगा तो वैल्यूएशन 10% ऑफ सैलरी होगा, पहले बात कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर इज टैक्सेबल स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए। गार्डनर की फैसिलिटीज एम्प्लॉय को जो सर्वेंट्स प्रोवाइड करता है, सर्वेंट जो प्रोवाइड करता है, कुक, वॉचमैन, गार्डनर, ये सब स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को मिलता है। यहां आ गया 63 कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयर इज ₹1200 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर एम्प्लॉय
टैक्सेबल फॉर एम्प्लॉय टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फ्री एजुकेशन टू हिज चाइल्ड शैल बी। ये क्या है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर दिया है, स्कूल, अपने स्कूल या कहीं, और उस स्कूल में पर बच्चे का एजुकेशन फैसिलिटीज की कॉस्ट एम्प्लॉयर 1200 पे कर रहा है। तो 1000 तक अगर पर चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटीज की लागत आ रही है तो एग्जिम्प्ट है, और 1000 से ऊपर अगर पर चाइल्ड एजुकेशन की कॉस्ट आ रही है एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने की, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इस केस में पूरा 1200 रुपए पर मंथ क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा 1200 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। आइए 64, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट टू। अगर एम्प्लॉय अपना ट्रीटमेंट या अपने फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर कराता है और एम्प्लॉयर से कहता है कि सर वो मैंने अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया, सर ये बिल आया है, इसको रिम्बर्स कर दीजिए। एम्प्लॉयर तो रिम्बर्स कर देगा, लेकिन इनकम टैक्स में इसकी कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, नील, कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिल रहा है। पहले एग्जेम्पशन मिलता था बट नए रूल्स में नहीं। 65, द कम्यूटेड पेंशन इन केस ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी शैल बी। सुनिए, पेंशन दो है, पर मंथ पेंशन जो मिलता है वो टैक्सेबल होता है सैलरी में, और एक लमसम पेंशन जिसको हम कहते हैं कम्यूटेड पेंशन, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से इकट्ठा पेंशन ले लेता है, उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इकट्ठा मिलने वाला पेंशन एग्जेम्प्ट है, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में मिलने वाला लमसम या कम्यूटेड पेंशन एक पार्ट एग्जेम्प्ट है, एक पार्ट टैक्सेबल है। अगर वो प्रीवियस ईयर में ग्रेच्युटी ही पाया है और नहीं पाया, यहां कह रहा है प्रीवियस ईयर में वो ग्रेच्युटी नहीं पाया है, नॉट रिसीव, और ग्रेच्युटी नहीं पाया है, तो इस केस में 1/3 कम्यूटेड वैल्यू पेंशन का एग्जेम्प्ट होगा, 1/3 पहला। और अगर ग्रेच्युटी भी पाया है तो 1/2 आगे आएगा, पढ़ते हैं। 66 आ गया, देखिए मैक्सिमम एग्जेम्प्ट अमाउंट्स इनकैशमेंट ऑफ ऑन लीव्स रिसीव बाय एन एम्प्लॉय। सुनिए, छुट्टियों के दिन काम करने का जो पैसा एम्प्लॉय को मिलता है, अगर वो पैसा वो रिटायरमेंट के बाद लेगा तो सारा एग्जेम्प्ट है, बट अगर वो सर्विस पीरियड में ले लिया तो पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला सब एग्जेम्प्ट है, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला 3 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। कहां तक? छुट्टियों के दिन काम करने का जो पैसा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है सर्विस पीरियड्स में, वो मैक्सिमम 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला पैसा आफ्टर रिटायरमेंट पूरा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। 67, अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसको पीएफ का जितना पैसा मिलता है, एसपीएफ और आरपीएफ से वो टोटल का टोटल एग्जेम्प्ट होता है, चाहे वो एसपीएफ हो चाहे वो आरपीएफ हो, ठीक है, चाहे वो पीपीएफ हो। वैसे इसकी बात मत करिए, एम्प्लॉय नहीं आता है, तो एम्प्लॉय को रिटायर हो गया और अगर वो एसपीएफ का मेंबर है तो सारा पैसा एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ का है तो पूरा एग्जेम्प्ट है। आगे नेक्स्ट। 68, ऑन रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्पशन इज अवेलेबल। जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो क्या क्या इसमें से फुली एग्जेम्प्ट होता है? कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन पूरा एग्जेम्प्ट है, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पूरा एग्जेम्प्ट है, इनकैशमेंट ऑफ ऑन लीज पूरा एग्जेम्प्ट है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली सारी चीजें रिटायरमेंट के बाद फुली एग्जेम्प्ट है। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परक्यूजाइज इज नॉट स्पेसिफिक। इनमें से कौन स्पेसिफिक परक्यूजाइज नहीं है? ये आपका मकान का वैल्यूएशन। परक्यूजाइज को 3 पार्ट में बांटते हैं, जनरल परक्यूजाइज, सॉरी, पहला टैक्स फ्री परक्यूजाइज, दूसरा जनरल परक्यूजाइज, तीसरा स्पेसिफिक। तो ये मकान का फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री हाउस जनरल परक्यूजाइज्ड है, फैसिलिटी ऑफ कॉर स्पेसिफिक है, एजुकेशन फैसिलिटी स्पेसिफिक है, फ्री गैस स्पेसिफिक है। ये 3 स्पेसिफिक है, यानी ये जो है वो नॉन स्पेसिफिक परक्यूजाइज ही आंसर होगा आपका। 70, सैलरी टू अ विडो ऑफ डिजीज एम्प्लॉय शैल बी। एक एम्प्लॉय के डेथ के बाद यहां पेंशन होना चाहिए था, थोड़ा सा यहां मैं करेक्शन करूंगा, ठीक है ना, ये चीज यहां पे ये पेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये पेंशन टू विडो ऑफ डिजीज एम्प्लॉय शैल बी। एक एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसका पेंशन जब उसकी वाइफ को मिलेगा तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब वहां पे रिलेशंस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का नहीं है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सी जो आंसर होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, पढ़िए।
डिडक्शंस ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस टू एम्प्लॉइज एंगेज इन प्राइवेट कंसर्न। प्राइवेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो उसको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउड होता है। 72 ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फ्रॉम पर्पस ऑफ कम्यूटिंग प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटीज एग्जेम्प्ट अप टू व्हाट लिमिट्स। अब सुनिए, जो आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वह उसका पहले एग्जेम्पशन मिलता था, अब उसका कोई एग्जेम्पशन नहीं है, नो एग्जेम्प्ट्स। बट अगर एक ब्लाइंड को मिलेगा तो 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा। आगे एक क्वेश्चन आएगा शायद। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग सम रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम यूपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। अब सुनिए, जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा और उसको यूपीएफ से पैसा मिलेगा तो 4 अमाउंट्स मिलेगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। एक उसका कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उसका इंटरेस्ट। क्या पूछ रहा है, क्या टैक्सेबल होगा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। 74 ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू अ ब्लाइंड। वही क्वेश्चन आ गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए ब्लाइंड को मिल रहा है तो 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। अगर यही ब्लाइंड नहीं है तो नो एग्जेम्प्ट। 74 के बाद 75 क्वेश्चन पे आते हैं। वही जो पेंशन वाला क्वेश्चन था जो मैं पीछे बताया था कि अगर कम्यूटेड पेंशन, लमसम पेंशन मिल रहा है, अगर लमसम पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो आप जानते हैं फुली एग्जेम्प्ट है। बट अगर ये पेंशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो एक पार्ट एग्जेम्प्ट होता है और एक पार्ट टैक्सेबल होता है। अगर वो ग्रेच्युटी पा रहा है और नहीं पा रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन इन केस एम्प्लॉय गेट्स ग्रेच्युटी नहीं पा रहा है तो 1/3 कम्यूटेड वैल्यू का पेंशन एग्जेम्प्ट होता है, और ग्रेच्युटी पा रहा है तो 1/2 कम्यूटेड वैल्यू का पेंशन एग्जेम्प्ट होगा। तो 1 आप देखिए, पहला ऑप्शन है 1/2। यानी लमसम पेंशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पा रहा है और वो ग्रेच्युटी पा रहा है प्रीवियस ईयर में, तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का 1/2 एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, ये हमारा 75 और यही हम लोग का ये पूरा वीडियो का इनकम फ्रॉम सैलरी पूरा हुआ। मैंने सारे सैलरी कंटेंट्स कवर किए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 5 हेड्स ऑफ इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट इनकम फ्रॉम सैलरी है। ये मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन अकेले आपको इनकम फ्रॉम सैलरी से मिलेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। कोई भी किसी भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हो सकता है कि कहीं गलतियां हुई हो तो मैं कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करूंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज इस वीडियो का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करिए, जिससे सारे बच्चों को इनकम टैक्स के रिगार्डिंग इन सारे वीडियोस का लिंक मिल पाए और अपने एग्जाम्स में अच्छा करके वो कह सकते हो कि अच्छे से अच्छे मार्क्स पाए। फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।